अच्छा बेटा, जिन लोग के सामने पहला संडे था, आपने अब तक क्लास नहीं की हो कोई भी, तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि संडे को कॉमन क्लास होती है। तो जो सेशन हम जहाँ पर आज छोड़ेंगे, जैसे भाव प्रकाश हम जहाँ तक भी पढ़ चुके होंगे, तो अगली क्लास में उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे पहले, फिर कोई एक नया टॉपिक उठाएंगे। जनरली गाइड का उठाते हैं, या फिर मान लो रिसर्च स्टेट वाला टॉपिक है, या फिर कुछ और मुझे लगता है कि हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ हम संडे क्लास के अंदर लेते हैं। बाकी डेज आपकी क्लास का टाइमिंग सब कुछ सेम रहेगा जो हमेशा रहता है, ठीक। यानी कल आपकी क्लास जो होगी, नाइट 9 वाला बैच जो है 9 बजे ही होगा, और जो 5 वाला है वो 5 बजे ही होगा। जो जहाँ चल रहा था उसी तरह से वहाँ चलेगा जहाँ पर हम हैं। लेकिन याद रखोगे, जो आप लोगों को याद करने को मैंने दिया यानी महाकषाय, वो कल मुझे हर हाल में याद चाहिए होंगे। आज तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हाँ याद चाहिए होंगे, क्योंकि टाइम आपको मिल गया, बीच में एक दो दिन गए, तो कल वो याद होने चाहिए। ठीक है। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी। अच्छा हाँ, एक एप्ली वो लोगों ने पूछा था वेबसाइट कौन सी है कि जहाँ टेस्ट है, तो आपको कब मिलेगी। तो जब आपके चैप्टर्स 10 कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके आसपास मैं आपको रजिस्टर्ड कर लूंगा सब लोगों को वहाँ पे। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन लूंगा मैं वेबसाइट के ऊपर, तो वहीं आपको टेस्ट देना है, तो आपको रजिस्टर्ड करा लूंगा मैं। उसके लिए आप परेशान नहीं होगा, मैं मांगूंगा डिटेल आपसे एकदम। जिस दिन मांगूंगा आपके सामने यहीं पे आपको रजिस्टर्ड कर दूंगा साथ साथ ही, क्लियर। तो वो चीज़ हो जाएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो, चलो आगे। एक श्लोक तो आपको ये दिखाया पीछे, ये बुद्धि बल इंद्रियों को देने वाली है। अगर भोजन के साथ हरित की खाएं और भोजन के बाद खाएं तो त्रिदोष शामक है। और हरित के सेवन के योग्य कौन है, तो रूक्ष, कृश, गर्भिणी, रक्त मोक्षण कराने वाला और अजीर्ण वाला। ये बहुत जरूरी बातें हैं। हरित की कौन से पार्ट में कौन सा रस है, अगेन बहुत जरूरी है। गाइड में आपको कोशिश ये रखनी है जो पढ़ रहे हैं सारा याद हो, क्लियर। आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट बता रहे हैं, लवणेन कफम हन्ति, पित्तम हन्ति सा शर्करा, घृतेन वाजान रोगान, सर्व रोगान गुणान्वितम। यानी लवण के साथ दोगे तो वो कफ को हरने वाली है, हरित की। और पित्त के लिए आप शर्करा के साथ दो। अगर वातिक कोई रोग है तो घृत के साथ देना है, और या फिर कह रहे हैं सभी रोगों में आप गुड़ के साथ दो। इसको याद रखोगे, लवण से कफज विकारों में, शर्करा से पैत्तिक विकारों में, घृत से वातिक विकारों में, और सभी रोगों में गुड़ के साथ। यही नीचे लिखा हुआ है हिंदी में। हरितकी के कल्पना के अनुसार गुणधर्म, ध्यान से देखना, बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। हम सबको पता है ये बात कि हरितकी का सेवन कराया जाता है विरेचन कराने के लिए या कोष शुद्धि के लिए। लेकिन क्या लिख रहे हैं, एक जरूरी पॉइंट देखोगे यहाँ पे, स्विन करके लेने पे ग्राही, यानी मल को रोकने वाली है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। सुनना संग्रहणी, इस श्लोक का शब्द ये है, यहाँ देख पा रहे हो आप। इसको स्पेशली याद रखना। बाकी चलो पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये श्लोक है एक भाव प्रकाश का, संस्कृत में भी है। तो चर्विता वर्धत्य अग्नि, कि चबा के खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी। नीचे हिंदी है, देखते रहना। पेशिता मल शोधनी, तो पेशित यानी पीस कर खाने से मल का शोधन कराने वाली। सुन्ना संग्रहणी, बहुत बहुत जरूरी, ये चीज दो जगह पे जरूरी आती है। एक तो यहाँ देख पा रहे हो कि सुइन करके खाएंगे हरितकी को, तो संग्रहण का काम करेगी, मल को रोकने का काम करेगी, ठीक है। और एक दूसरा ऐसे ही सवाल पूछा जाता है आपसे कि किस रोग का पूर्व रूप विटसंग, यानी मल का रुक जाना, ये है। अतिसार। ठीक है बेटा, ठीक है। तो लिख सकते हो, अतिसार जो रोग है इसका पूर्व रूप है विटसंग होना, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होता है कई बार अतिसार होने के पहले, तो वो बहुत जरूरी है, वो भी सुश्रुत नहीं बताया वैसे। तो चर्विता वर्धते अग्नि, पेशिता मल शोधने, पीसकर खाने से मल शोधन करने वाली। सुन्ना संग्रहणी, की गर्म करके खाना थोड़ा, तो ये मल को रोकने वाली हो जाती है। और पथ्य भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष, कि भून कर अगर खाएंगे भ्रष्ट करके, तो त्रिदोष को हरने वाली। भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष, याद होना चाहिए सभी की है, जरूरी पार्ट है काफी। नेक्स्ट है ऋतु हरित की, आपको ऑलरेडी ट्रिक बता दी मैंने इसकी, देख लेंगे जिनको नहीं पता। हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है एक तरफ कि हरितकी को किस ऋतु में किस द्रव्य के साथ खाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रयोग को कहा जाता है ऋतु हरितकी, कि अलग अलग ऋतुओं में हरितकी का सेवन अलग अलग द्रव्य के साथ। तो हम लोगों ने पहला पहला लेटर ले लिया जिन द्रव्यों के साथ खाना है, तो हमारी एक ट्रिक बनती है इससे। पिमगु, शिशिर बसंत ग्रीष्म में क्रमशः पिमगु, और वर्षा शरद हेमंत अगले 3 महीने शैशु। सैशु, सै का मतलब सैंधव, यहाँ लवण लिख दिया खाली। सै से मतलब सैंधव, शा से शर्करा, और ये शुंठी, सैशु, क्लियर है। तो याद हो जाना चाहिए, पिंगु सैशु, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इन द्रव्यों के साथ खाता है। भाव मिश्र ने मंगलाचरण में गणेश जी की अर्चना की है, तो गणेश जी की पूजा की है अपनी शुरुआत में, जो बुक लिखता है वहां पे।
ये इनका श्लोक देख पा रहे हो आयु की परिभाषा का। आयुर्हित अहितम व्याधिर निदान शमनम तथा विद्यते यत्र। ठीक है, सा आयुर्वेद उच्चते। यानी आयु के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। ठीक है, व्याधि का निदान क्या है, और शमन कैसे होना है। जहां ये सारी चीजें बताई जाए उसी को आयुर्वेद कहता है। तो ये इनकी परिभाषा है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आयु कितने प्रकार की होती है, बोलो। चार। चार। हितायु ठीक, अहितायु सुखायु। ठीक सुखायु। है। तो हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, तो चार तरह की आयु होती है। तो वही लगभग यहाँ परिभाषा लिखी है, उस आयु को फोकस में रखे थोड़ा। नेक्स्ट है शरीर एवं जीव का संयोग जीवन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है, जब शरीर और शरीरी मिलते हैं, तो याद रख लेना शरीरी यानी आत्मा की बात चल रही है। ठीक है, तो शरीर और शरीर का संयोग जो होता है वो जीवन कहलाता है। वर्ण के अनुसार गर्भ धारण करने का समय बताया है कि ब्राह्मणी के लिए 12 रात्रि, क्षत्रिय के लिए 10, वैश्य 8, शूद्रा 6। तो है क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह हम जो चार वर्ण पढ़ते हैं उनमें 12 से शुरू करना है, एक एक के गैप के साथ, मतलब बीच में एक का स्पेस छोड़ के। तो 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6। और यहीं जाओ तो काश्यप का लिख सकते हो, काश्यप ने भी बताई ये चीज। और डेज लिख लोगे, 12, 11, 10 और 9। 10, 9। ठीक है, वहां कोई गैप नहीं है बीच में। तो 12, 11, 10, 9 काश्यप की बात है वर्ण के अनुसार। यही आप मुझे बता दो, किस आचार्य ने वर्ण के अनुसार जो और चार तरह के बताए हैं। हारित। 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 हार्ड। हारित। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। चंद्रमासी नाड़ी का प्रधान्य वाली नारी थोड़ी ही रतिक्रिया से स्खलित हो जाती है, पर गोरी नाड़ी की प्रधान्य वाली नारी रतिक्रिया में कष्ट से साध्य होती है। ठीक है, तो ये पहचान बता रहे हैं, हमने जो बात की थी कि गोरी नाड़ी वाली प्रधानता होगी, तो वहां पे बोलो मेल फीमेल क्या संतान थे। मेल। 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 क्लियर। आगे देखिए। पित्त को ही अग्नि माना है, तो ये तो आप लिख भी सकते हो, लिखो आचार्य सुश्रुत। क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, बोलो आंसर। नहीं। नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं। तो आचार्य सुश्रुत। तो शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे कहा है। ये क्या करते हैं ना, सुश्रुत को ही फॉलो करते हैं, भाव प्रकाश हो, योग रत्नाकर हो। तो जो सुश्रुत ने लिखा है लगभग वही लिखा है। जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी है, पर इसे विशेष रूप से वीर्य, रक्त और मल में स्थित बताया है। वीर्य, रक्त और मल में। ठीक है, मैंने आपको पुरीश करके ट्रिक बताई थी। तो पुरीश यानी एक तो पुरीश हो गया मल, फिर रा से रक्त हो गया, और शाह से शुक्र हो गया, यहाँ वीर्य लिखा हुआ है। तो पर्याय है, तो देख लेना आप। जीवो बस्ति सर्वम अस्मिन देह तत्र विशेषता वीर्य रक्त मल यसन क्षीण याति क्षयम क्षणा, कि इनके क्षीण हो जाने पर क्षय हो जाता है। चलो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, कि किस व्याधि में मल को ही मल को ही जीवन कहा गया है। बल या राजक्षमा। जीवन। राज्यक्षमा के अंदर। राज्यक्षमा। हाँ। ठीक है, तो राज्यक्षमा में मल को ही बल और जीवन कहा गया है रोगी का। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेद का स्थान उदर को बताया। देखो क्या है, कि हम ऐसा मानते हैं कि मेद और मज्जा दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मज्जा को मेनली हम रिलेट करते हैं कि जो हमारी बॉडी में मान लो ब्लड बन रहा है, जो भी है ना, बोन मैरो की जो हम बात करते हैं, तो उसको मेनली हम मज्जा के साथ रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग बोन्स के अंदर रहती है वो क्या है, मज्जा। और जो स्मॉल मज्जा। बोन्स के, हाँ, जो स्मॉल बोन्स के अंदर रहती है प्लस हमारा जो उदर है, मतलब जिसको हम बेली फैट कहते हैं मेनली, वो जो है, तो वो क्या है, मेद। तो छोटी अस्थियों में चाहे तो लिख सकते हो अणु अस्थि और उदर, इसमें मेद। और जो बड़ी अस्थियां हैं उनके अंदर मज्जा। नाभि से एक बित्ता ऊपर से लेकर कंठ स्थल से 6 अंगुल नीचे तक उरहा स्थल माना गया है। ऐसी चीजों पे सवाल आते नहीं है, सवाल जिस पे आते हैं वो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। मुझे ये बता दो कि एक बित्ता कितना होता है। 12 अंगुल। 12 12। अंगुल। तो बेटा लिख लोगे, एक बित्ता मतलब 12 अंगुल है। ये लिख सकते हो जिनको नहीं पता। तीक्ष्ण अग्नि पुरुष में रस का प्रवाह शब्द के समान तीव्र गति से, मध्यम अग्नि पुरुष में अर्ची के समान मध्य वेग से, और मंदाग्नि पुरुष में जल के समान मंद वेग से होता है। ये चीज बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखना। तीक्ष्ण अग्नि पुरुष में कह रहे हैं रस का प्रवाह शब्द के समान तीव्र गति से। क्या आपने कुछ बोला, वो दूर तक चीज चली जाती है, एकदम आवाज जैसी आप बोलते हो, और हर डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, मध्यम अग्नि पुरुष में कह रहे हैं अर्ची के समान यानी अग्नि के समान, तो कह रहे हैं मध्य वेग।
ठीक है, कि अग्नि जलाती तो है लेकिन जितनी तेज शब्द चला जाएगा कि उतनी तेज अग्नि नहीं जा पाएगी। और मंदाग्नि पुरुष में जल के समान मंद वेग से होता है। तो ये देख लेंगे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है मध्यम अग्नि पुरुष में रस से शुक्र निर्माण में लगभग 30 दिन का समय लगता है, मगर अल्प अग्नि पुरुष में 30 दिन से भी अधिक समय लग जाता है, और तीव्र अग्नि पुरुष में 30 दिन से भी कम समय लगता है। तो देखो सिंपल सी बात यह है, अगर आपसे कभी पूछ ले एग्जाम के अंदर कि भाई रस से लेके शुक्र धातु का निर्माण होने में कितना समय लगता है, ठीक है, तो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक मिलता है कि ये चीज 6-6 दिन पे हो जाती है, 7-7 दिन का भी मिलता है, 30-30 दिन का भी मिलता है। तो आप 30 दिन वाला एक चाहो तो याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो चरक ने जो कहा है वो शब्द याद रखोगे, तो वो लिख लो आप, लिखो आचार्य चरक के अनुसार, यहीं पे लिख लो। बताएगा कोई? चक्रवर्ती। ठीक कोई है, टाइम लिया। ठीक है। तो चरक ने शब्द यूज किया चक्रवत, यानी लगातार ये प्रोसेस चलने वाली है, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो बाकी इन्होंने तो ज्यादा कह ही दिया कि भाई अग्नि तीक्ष्ण है तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, तो वही बात चरक ने भी कही है, ये चक्रवत होने वाली प्रोसेस है, और टाइम कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होती है ये चीजें। आगे देखें। जैसे एक सिद्धांत है हमारे यहाँ, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, एक बार सवाल आ चुका है उसके ऊपर कि किसी व्यक्ति में ना तुरंत ही मान लो रस का क्षय हुआ है या रक्त का क्षय हुआ है, कि जैसे अभी इंजरी हुई है, तो उसमें क्या कराना चाहिए? कि सद्य संतर्पण, है ना, या फिर धीरे धीरे, मतलब स्लोली उसको संतर्पण कराना चाहिए? तो क्या चिकित्सा होगी, क्या लगता है आपको? स्लोली कराना चाहिए। हम्म संतर्पण। सद्य करवा के चलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, बस ये समझ लो, आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा क्या करना चाहिए। तो कोई प्रोसेस जिस तरह से हुई होती है ना, उसी तरह से उसकी चिकित्सा करनी है। जैसे आप देखते ही हो कि किसी को सडन ब्लड लॉस हो जाए, मान लो एकदम से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या करोगे? अब ये करोगे कि भाई चलो तुम्हारा हम एक काम करते हैं, तुमको आयरन टैबलेट लेना शुरू करते हैं, और 9 महीने या 12-14 महीने के अंदर तुम्हारा आयरन लेवल जो है वो रिप्लेनिश कर देंगे हम लोग। ऐसा नहीं करते ना हम लोग। तो वहां क्या होता है कि ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया आपने, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, माफ करें, तुरंत ही। क्लियर? तो यानी कि तुरंत लॉस हुआ था तो तुरंत ही आपने वापस दे दिया। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है, आपके पास आया तो वजन लेके आया 45 किलो का, है ना, कोई यंग है, 40-45 साल का व्यक्ति है, और इतना ही वजन है उसका, 40-45 किलो। तो अब क्या लग रहा है कि आज इसको इतना थोड़ी खिला दोगे कि एक दिन में उसका वजन बढ़ा दोगे, तो वहां क्या करना पड़ेगा? वहां स्लो, ठीक है, धीरे धीरे संतर्पण कराना है। तो इस पे एक सवाल आ चुका है, मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहा सवाल क्या था, तो मेरी बात समझ लेना, बस सिद्धांत जो बताया कि अगर प्रोसेस तुरंत वाली हुई है तो वहां पे संतर्पण भी तुरंत वाला होगा। अगर वो जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लेके हुई है तो फिर आप वहां पे स्लो स्लो संतर्पण कराओगे। क्लियर? आगे देखेंगे। नेक्स्ट कहना है कि धातुओं में महाभूत का प्राधान्य क्या होता है, तो देख लीजिए। रस धातु में जल की प्रधानता होती है, रक्त में अग्नि की, मांस पृथ्वी, अस्थि पृथ्वी प्लस जल, मांस मेद, ये मेद है, माफ करें गलत लिख दिया है, मेद। अस्थि के अंदर कह रहे हैं पृथ्वी प्लस वायु प्लस अग्नि, मज्जा और शुक्र में सोम यानी जल, मूत्र में अग्नि, आर्तव में पृथ्वी प्लस अग्नि, शीर में जल। तो ये देख लेना आप एक बार, मैं ये चरक चिकित्सा 15 जब आपको पढ़ाता हूँ वहां अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो यहाँ आप कोशिश कर लो, अगर याद कर लो तो, अदरवाइज जल्दी पढ़ेंगे वो। तो वहां चक्रपाणी का मत भी पढ़ेंगे और भाव प्रकाश का भी पढ़ेंगे। याद रखने की एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि देखो जहां जहां पे ना आपको कलर दिखाई देगा कि वहां कलर होता है, जैसे रक्त है, तो वहां आपको अग्नि दिखाई देगी, क्योंकि कलर करने का काम जो है वो अग्नि का होता है। तो इतनी सी एक बात याद रखो। जैसे आर्तव में देख रहे हो यहाँ भी अग्नि है ना, प्लस आ से अस्थि होती है तो यहाँ भी अग्नि है, इनकी भाव प्रकाश की, तो आ से अस्थि वाले में भी अग्नि है। ठीक। मांस मेद अस्थि, इन तीनों में पृथ्वी कॉमन है, मांस मेद अस्थि पृथ्वी कॉमन है। मेद में साथ में जल भी है। और आपको ध्यान आ रहा होगा वाग्भट का आश्रय आश्रय भाव संबंध, कौन बताएगा वहां क्या अपवाद है? अस्थि में वायु वायु का है नहीं, अस्थि पर के साथ। वायु क्लियर? वात तो आप, और हाँ, अस्थि। आपको पढ़ाया था वहां कि वायु जो होती है वो अस्थियों में रहती है, लेकिन जैसे जैसे वायु की वृद्धि होती है तो अस्थि धातु का क्षय होता है, तो उससे आपको याद रह जाएगा अस्थियों के अंदर वायु होती है। ठीक है ना? मज्जा और शुक्र, इनमें सोम यानी जल की प्रधानता है, तो शुक्र में हम याद करते हैं ऐसा कि लिक्विफिकेशन टाइम देखा जाता है जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं उसके अंदर भी, तो वहां से याद रखते हैं कि लिक्विड मतलब कि जल है। तो शुक्र में सोम धातु की प्रधानता मज्जा में भी होती है। मूत्र में अग्नि, अगेन कलर होता है। फिर आर्तव में पृथ्वी और अग्नि है,
अगेन कलर है अग्नि और साथ में पृथ्वी भी है। क्षीर के अंदर जल होता है। चलो मुझे एक दो सवाल का जवाब दोगे, क्योंकि पढ़ चुके हो, मुझे पता है अभी। सूरज, सूरज जी सर। रस की उत्पत्ति में आधार द्रव्य। जी सर। हम्म। रस की पृथ्वी और जल। और योनि, योनि। रस की योनि। और कोई बोलो चलो। जल जल। जल जल। ठीक है, जल है। नेक्स्ट आकाश, आकाश जी सर। रस का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? सर उसका ज्ञान रसन इंद्रिय से। नहीं वो तो होता है, लेकिन किस प्रमाण से? प्रमाण पढ़ा है ना आपको? मतलब अभी स्टार्टिंग में आपको पहले चैप्टर के अंदर लिखा है कि अ, रस का ज्ञान जो है वो जब जीवा के ऊपर अनुमान से। अनुमान करते हो रस का। अभी जैसे मैं आपको कहूँ ये चीज मीठी है खट्टी है, तो क्या अनुमान करोगे उसका, सोचोगे, या पता करोगे उसे सर टेस्ट करके? ये प्रत्यक्ष से। पता नहीं सर। बेटा प्रत्यक्ष से होता प्रत्यक्ष, है ना। ठीक। आप खुद फील करते हो ना, ठीक वो है सर। टेस्ट करते हो। क्लियर? तो आपको पढ़ा जी चुका हूँ, सर। चैप्टर 1 स्ट्रॉन्ग कर लो, चैप्टर 4 तक अच्छे चाहिए। देखो मेरी बात एक बार फिर समझ लो, शायद अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, ये गलतियां बहुत कॉमन है। मतलब बिल्कुल आपको करने की छूट है, जितनी गलतियां करना चाहते हो करो, लेकिन कब? अगर आप पहले आए होते, अगर हम ये बात कर रहे होते आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले। अब क्या कंडीशन है कि यहां से कोई दूसरा मौका नहीं है। अब या तो सीधे एग्जाम दोगे, या बीच में हिम्मत हार के एग्जाम नहीं दोगे, या फिर उस तरीके से दोगे कि अच्छा होना तो है ही नहीं, है ना। तो उस स्टेज में मत जाओ। मैंने कहा है, अब रास्ता यही है कि आपको पहली बार में ही चीजों को फाइनल करते चलना अपना। पहली बार में फाइनल करना है। तो बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये अभी नहीं कवर हुई तो आगे तो चीजें मुश्किल होती जाएंगी। शालाक्य है, रस शास्त्र है, द्रव्य गुण का जो मेजर पार्ट है रटने वाला, है ना, तो उस सब में टेबल्स हैं, उतनी चीजें हैं। और अग्रे भी सुनूंगा मैं आपसे, मैंने आपको अग्रे दिए हैं, तो अग्रे भी कल आओगे तो याद करके आओगे। ठीक है, चरक के, वाग्भट के मैं पूछूंगा। एटलीस्ट शुरुआत के 50 अग्रे सभी को याद होने चाहिए। मेरी बात ध्यान रख लेना, कल मैं सुनूंगा और इसको लाइटली मत लेना। वापस आ जाओगे? चलो देखते हैं। तो 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियम पालन करने का निर्देश किया है, हमने सर पढ़ ले। हाँ सर बेटा। वो सर वो कहाँ दिए थे अग्रे वाली कोई? कौन पूछ रहे हैं? सुमित पूछ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा सुमित, हो सकता है कि आपको ना मिल पाए हो, कोई बात नहीं, मुझे मैसेज डाल देना, मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक मैसेज छोड़ देना जरूर। अब तो ठीक। ग्रुप बन गया आप लोगों का, तो अब तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी। पहले ग्रुप नहीं था, इसलिए अलग अलग देने में रह जाता था कोई। तो मैसेज डाल देना, और भी किसी को ना मिले हो तो। ठीक है, जैसे सोनी का को शायद नहीं मिले हैं, सोनी का ने भी रिसेंट ज्वाइन किया। तो बेटा मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं चीजें सारी भेज देता हूँ। ठीक, देखते हैं। सर कौन से वाले ग्रुप में मिलेगा? यूपीएससी का जो ग्रुप बनाया है, बाकी दूसरे ग्रुप में भी भेज ही रहा हूँ मैं चीजें। सूरज, दूसरे ग्रुप में भी डाला ही है सर मैंने, जिसमें आप हो। इवनिंग वाले ग्रुप में भी डाली हैं उसमें मैं चीजें। नहीं होता यूपीएससी वाले में। चलो यूपीएससी में भी ऐड कर दे रहा हूँ आपको। लेकिन मैंने कहा बेटा, बस ध्यान उस पर दो, सूरज की चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो माइक ऑफ करो, वो डिस्कशन यूपीएससी छोड़ते में हैं। तो नहीं। सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ मैं कि किसी को नहीं मिली चीजें मुझसे ले लो। ठीक, मैसेज डाल देना। अब देखो आगे चलो। तो 4 मास तक प्रसूता संबंधी नियम पालन करने का निर्देश है। तो धन्वंतरी हमने पढ़ा, उनके अनुसार भी लिख दिया इन्होंने कि 1.5 मास, और अपना मत भी लिख दिया कि भाई 4 मास तक पालन करना चाहिए प्रसूता संबंधी नियम जो है। अनप्राशन काल छठे या 8वें महीने में बताया। अनप्राशन क्या होता है? छोटे बच्चों में अक्सर देखते होंगे कि शुरुआत में उनको कुछ भी खिलाया नहीं जाता बाहर का। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि 6 माह तक माता का स्तन्य ही बालक के लिए परफेक्ट फूड है, कंप्लीट फूड है, कुछ और नहीं चाहिए उसको 6 महीने तक। क्लियर? तो छठे महीने पे आके उसके पहले आप खट्टी चीजें नहीं दोगे। आपने देखा होगा बच्चे खा लें खट्टा, तुरंत ही एलर्जी दिखाई देने लगती है उनकी स्किन के ऊपर, खांसी हो जाएगी, या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। तो 6 महीने का टाइम है जब बच्चों में पहली बार हम लोग कहते हैं कि खट्टी चीजें जो है इंट्रोड्यूस उनको करनी चाहिए। क्लियर? तो वो यहाँ लिखा है कि अनप्राशन काल छठे या 8वें महीने में। तो ज्यादातर आचार्यों ने तो छठे महीने पे अन्न काल कह दिया है। लेकिन अगर काश्यप में आप देखोगे, तो काश्यप ने वहां पे स्पेशली फल प्राशन कराने को कहा कि अन्न नहीं, फल प्राशन लिखा उन्होंने वहां पे। तो आप याद रखना, कहने का मतलब बाकी रस जो है तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा कम से कम। इन्होंने 6 या 8 महीने लिख दिया। स्त्री की वय विभाजन, आयु का डिवीजन किया। तो कह रहे हैं बाला होती है 16 वर्ष तक, फिर तरुणी 32 वर्ष तक, प्रौढ़ अवस्था 50 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 50 वर्ष के बाद। तो हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं,
बात पर बात, स्त्री क्या कर रही है? बात पर बात कर रही है ना। तो बात यानी बा से बाला, ता से तरुणी, बात पर यानी प्रौढ़ा, बात मतलब वृद्धा, फिर ऐसा। तो 16, 32, 50 और 50 के बाद, बात पर बात। 16, 32, 50, 50 के बाद। अच्छा, 16 वर्ष का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए कि जैसे हम अगर सुश्रुत की बात भी करें तो मिनार्की का टाइम आपने देखा, बोला कि 12 वर्ष कह दिया मान लो, है ना। फिर यहाँ लेकिन एज दे दी स्पेशली 12, 16 वर्ष, ये नया डिवीजन कहाँ से आ गया? तो बहुत सारे आचार्यों ने ना 16 वर्ष की एज को, जैसे आज के टाइम में क्या है, 18 वर्ष में मानते हैं कि एडल्ट हो जाता है। पहले टाइम 21 साल था, पता है ना आपको। पहले 21 साल में मानते थे कि फैसला लेने की छूट 21 साल पे देनी चाहिए, अब 18 साल। शायद आने वाले टाइम में और कम 16 साल ही हो जाए, जो यहाँ बात चल रही है। तो 16 वर्ष आप लिख सकते हो आचार्य काश्यप, उनके अनुसार लिखो शुक्र संप्रवर्तन आयु 16 वर्ष। शुक्र संप्रवर्तन आयु 16 वर्ष। ठीक है। तो काश्यप ऐसा कहते हैं कि चाहे शुक्र संप्रवर्तन की बात हो, फिर स्त्री के लिए भी करते हैं कि चाहे आर्तव काल की बात हो, तो वो 16 वर्ष का होता है। लेकिन देश और भोजन के व्यवस्था के अनुसार ये समय और भी जल्दी हो सकता है। इस पे सवाल आ चुका है कि किस आचार्य ने ऐसा कहा है कि जो शुक्र संप्रवर्तन समय है वो भोजन और देश के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा सवाल आ चुका है एग्जाम में, किस आचार्य ने कहा है? तो काश्यप ने कहा है। तो ये बात भी ध्यान रखोगे कि भोजन और देश के अनुसार ये चीजें जल्दी भी हो सकती हैं। तो जनरली जो उष्ण देश होते हैं ना, तो वहां ये एज जल्दी भी हो जाती है। जैसे इंडिया है हमारा, तो उष्ण देशों में आता है थोड़ा। नेक्स्ट देखोगे तो बाला, तरुणी, प्रौढ़ा, वृद्धा, 16, 32, 50, 50 से बाद में, 50 के बाद। ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, शीर भोजन, घृत, उष्णोदक स्नान, ये 6 वस्तुएं सद्या प्राणकर मानी गई हैं। 6 चीजें सद्या प्राणों को देने वाली, तुरंत प्राणों को दे देती हैं। अगेन रटना नहीं है कौन सी 6 चीजें, ये पूछता नहीं है, लेकिन नंबर पता होना चाहिए 6। एक आपको पढ़ाया होगा अष्टमांगलिक, किसने दिया है? नहीं पढ़ा है अष्टमांगलिक? सर अभी नहीं पढ़ा है। चलो अभी इसी में देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो खैर ये 6 चीजें। भावप्रकाश से दिए। सर भाव प्रकाश नहीं दिया। भाव हम्म, प्रकाश नहीं दिया है सर शायद। ठीक है, इन्होंने ही दी है। 8 मंगल प्रद वस्तुएं कहीं है, लिखा होगा शायद आगे कहीं, हम्म देखते हैं। हम्म आगे देखो फिलहाल अभी। तो ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, शीर भोजन, घृत और उष्णोदक, उष्ण जल से स्नान, ये 6 वस्तुएं सद्या प्राणकर मानी गई। तो देख लो बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर के खासकर मम्मियां लोग, जब पहले गीजर वगैरह नहीं होता था, कि ठंडे पानी से नहाओ नुकसान करता है गर्म पानी, तो ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी से स्नान करने को कहा है। तो ये चीज भी याद रखोगे, इस पर सवाल आ चुका है। अगर सिर से स्नान करना है तो क्या बताया गया? शीतल जल से स्नान करना चाहिए, सिर से करना है तो। के और अलावा हाँ, मतलब सिर से स्नान करना है तो शीतल जल, और सिर के अलावा स्नान करना है बाकी बॉडी तो उष्णोदक स्नान की बात आई है। उष्ण जल। ठीक है, ठंडा गर्म नहीं करना कि एक तरफ खूब खोलता पानी रख लिया, ठंडा रख लिया, सिर पे गरम गरम डाल, ठंडा ठंडा डालते रहे, बाकी बॉडी पे गरम गरम डालते रहे, ऐसा नहीं। मतलब जैसे महिलाएं करती हैं कि कभी अपने हेयर वॉश करती हैं तो कुछ दिन बाद के 3 दिन बाद कर लिया जाए, तो वो उस तरह वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखोगे। पूतिमांस, वृद्धा स्त्री, कन्या राशि में स्थित सूर्य, तो जब बालार्क कहते हैं उसको कह रहे हैं। तत्काल का जमा हुआ दधि, प्रातःकालीन मैथुन और निद्रा, ये 6 वस्तुएं सद्या प्राणनाशक मानी गई हैं। सुबह सुबह सोना नहीं है, उठ जाया करो जल्दी। ठीक है, तो 6 वस्तुएं ही तो इन्होंने कहा है कि सद्या प्राणकर है, सद्या प्राणकर, प्राण देने वाली। और 6 ही चीजें हैं सद्या प्राणों का नाश करने वाली। इसमें जरूरी बात क्या है, ये जो लिखा हुआ है तत्काल का जमा हुआ दही, इसको बोला जाता है मंदक दधि, मंदक जो जमा नहीं है। और इसको ना कहा गया कि अभिसंधि होता है और शोध करने वाला होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो अभिसंधि और शोधजनक। नेक्स्ट देखें, हेमंत में वाजीकरण औषध के उपरांत बल के अनुसार, शिशिर में इच्छा अनुसार, बसंत और शरद में 3 3 दिन के अंतर पर, वर्षा और ग्रीष्म में एक एक पक्ष के अंतर पर, पक्ष यानी 15 दिन, स्त्री संभोग का निर्देश है। तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। सवाल क्या पूछ चुका है एग्जाम में, और वही जरूरी है याद रखना कि किस ऋतु में वाजीकरण औषध सेवन के उपरांत मैथुन करने का निर्देश है। तो हेमंत ऋतु, ये याद रखोगे, हेमंत ऋतु में वाजीकरण औषध की बात आई है। क्लियर? आगे देखिए, सूर्योदय के आसन समय में 8 प्रतिशत जल मुख से और 3 प्रतिशत जल नासिका से पान करने का निर्देश है। तो 8 प्रतिशत जल कह रहे हैं मुख से पीना है, और 3 प्रतिशत नासिका से सर लेना है। यहाँ पे करेक्शन कराया था आपने, 5 प्रतिशत बताया था, टोटल 8 है। ठीक है, तो इसको हाँ सही कर। यस सर आपने
ठीक है बेटा। तो 5 और 3 कर लो, टोटल 8 कर लो, कह रहे टोटल 8 प्रतिशत है, करेक्शन कराया हुआ है यहाँ, तो 8% कर लेंगे इसको। तो सूर्योदय के आसन समय में 5% जल मुख से और 3% जल नासिका से, टोटल 8%, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जहां आभ्यंतर शोधन हेतु अजमोदा का निर्देश है वहां यवानी का लेना चाहिए, और जहां बहिर्परिमार्जन के लिए निर्देश है वहां अजमोदा से अजमोदिका लेना चाहिए। ठीक है, तो बहिर्परिमार्जन तो अजमोदिका, अंतः परिमार्जन तो यवानिका। देख लेना, ये बहुत खास पॉइंट नहीं, लेकिन एक बार नजर डाल लेंगे। द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति, इन 5 की उपस्थिति मानी है। ये श्लोक बताया होगा शायद आपको, शारंगधर में भी ऐसा है कि श्लोक। तो द्रव्य के अंदर ये 5 चीजें होती हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति। नेक्स्ट कह रहे हैं हरित की बनी कैसे। तो अमृत पान करते हुए इंद्र के मुख से पृथ्वी पर गिरी अमृत बिंदु से हरित की उत्पत्ति हुई। तो इंद्र जो है अमृत पी रहे थे, उनके मुख से थोड़ा सा अमृत गिरा, तो उससे कहते हैं हरित की उत्पन्न हुई। तो याद रखोगे, इतना इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब अमृत है देखा जाए तो। स्निग्ध घन व्रत गुरु और जल में डूबने वाली हरित की श्रेष्ठ है। ध्यान से देख लेना, जल में डूबने वाली अच्छी है ना। तो लोग ज्यादातर जब तुक्का लगाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो चीज स्विम करती होगी, तैरती होगी, फ्लोट करती होगी, वो बेहतर होती होगी। मतलब मन ऐसे ही काम करता है, ज्यादातर लोगों का मन जो है ना पॉजिटिव वे में काम करता है, नेगेटिव में नहीं करता। तो ऐसा सोचने की कोई चीज स्विम करेगी तो वो अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्लोट तो मतलब गलत है, वो खराब है, डूब जानी चाहिए। वजन भी बताया हुआ है, कितना वजन होता है लिख लो। 2 कर्ष। दो 2 कर कर्ष। चलिए, तो 2 कर्ष का वजन जो है वो आइडियल बताया गया है कि होना चाहिए। और आप लोग जब त्रिफला पढ़ते हो, तो वहां पे आप देखते हो कि रेशियो दिया हुआ है इस तरह भाव प्रकाश ने, कि तीनों चीजों को बोलो किस रेशियो में लेना चाहिए। 1 भाव, is to 1 is to 1। 1:1:1। ठीक है, तो 1:1:1 के रेशियो में कहा है, लेकिन कह दिया उन्होंने कि भार के अनुसार 1:1:1 के रेशियो में लेना है। लेकिन ओरिजिनली आप संख्या देखोगे तो हरित की जो होती है वो 1 लेनी है, मान लो अगर। 1 to 4। बहेड़े 1 to 4। 2, ठीक है, 4 है और ना। आंवले तो 4। 4। समझे, तो ये वजन तब बराबर होता है एक हरित की का, जो 2 कर्ष वजन है। क्योंकि बहेड़ा जो है वो कितने का होता है, 1 कर्ष का होता है। उसे कर्ष फल भी कहते हैं, उसका पर्याय है बहेड़े का, विभितक का। तो वो 1 कर्ष का होता है, तो 2 लेने पड़ेंगे तब बराबर होंगे हरित की के। इसी तरह आंवले 4 लेने पड़ते हैं, तब वो बराबर होते हैं हरित की के। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा। तो तब वजन बराबर होता है। आपको 1 हरित की लेनी पड़ेगी, 2 बहेड़े लेने पड़ेंगे और 4 आंवले लेने पड़ेंगे, तब इनका वेट जो है सबका इक्वल होता है। ठीक, आगे देखेंगे। तो 2 कर्ष वजन होना चाहिए आइडियल हरित की का। कह रहे हैं विभितक को वीर्य में उष्ण का है और स्पर्श में शीत का है, कि वीर्य तो इसका उष्ण है और स्पर्श करने में शीतल होता है विभितक। तो याद रखना, उष्ण वीर्य हिमस्पर्शी, रख के पूछ चुका एग्जाम में, क्या है ये, कौन सा द्रव्य है जो उष्ण वीर्य है और हिमस्पर्शी है। विभितक। एक विभितक में ना पॉइंट मिलता है, जरा आप लोग बताना, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। इसी के लिए पढ़ा है ना कि धातुओं का शोषण करने वाला या शोधन करने वाला। हरित की है सर, वो सर्वधातु शोषक। नहीं नहीं बेटा, वो तो अलग पॉइंट है। धातुओं के साथ जो नाम लिखा हुआ है कि रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं का शोषण करने वाला या शोधन करने वाला, चरक सूत्र में सर आपको पढ़ा है। शोषण है वो। हाँ चल, सूत्र 26 में सर शोषण है वो। शोषण वर्ड है, हाँ शोषण ही है शायद, मुझे वही ध्यान आ रहा है। चलो देख लेना, मतलब वो भी एक जरूरी पॉइंट है। मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहा इस समय, शोषण है या शोषक है, शोधक है, मतलब दोनों में से एक शब्द है। आगे देखिए चलिए। तो स्निग्ध घन व्रत गुरु जल में डूबने वाली अच्छी होती है, विविधक को उष्ण वीर स्पर्शिका है। अब जो पॉइंट्स है बेटा बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से देखोगे, क्योंकि भाव प्रकाश का सवाल करना तो मतलब यह है कि या तो प्रतिनिधि पूछना चाहता है, प्रतिनिधि द्रव्य, या फिर कुछ द्रव्यों को ये पहचानवाना चाहता है कि आप जानते हो कि इसके बदले क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, नहीं जानते हो, मतलब प्रतिनिधि नहीं, कि अगर नाम कुछ लिखा हुआ है तो उससे क्या समझना है। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ये बहुत काम के, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहे हैं पारसिक यवानी के गुणधर्म यवानी के समान ही होते हैं, मगर ये विशेष रूप से पाचक, रोचक, ग्राही और मद कारक और गुरु होती है। तो पारसिक यवानी यवानी के जैसी ही है, मगर गुण एक्स्ट्रा क्या है इसके। तो मैं तो इस तरह याद रखता हूँ, आपको तरीका अपना बताऊंगा। तो मूवी देखी होगी आपने देवदास, उसमें एक पारो होती है ना, और वो पारो के गम में रहता है देवदास। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, पारो का गम मतलब पारो से, पा से पाचक, रो से रोचक, है ना, गम मतलब गा से ग्राही और माँ से मदकारक, तो याद रह जाता है।
कि पारो के गम में है, तो पा से स्टार्ट करना है कि पारसी की अवानी की बात चल रही है, कि पारसी की अवानी कैसा है, कि पारो का गम मतलब, तो पाचक रोचक ग्राही मदकारक, वो गुरु है अलग लिखा है पर समझ में आ जाता है, पूरी लाइन रख के देखो। नेक्स्ट है वन मेथी के गुणधर्म मेथी से कम होते हैं, मगर वन मेथी घोड़ों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। ये सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सी कही गई है वाजी नाम सातु पूजिता, किसके लिए कहा गया है? वाजी, वाजी कहते हैं घोड़े के लिए, अश्व के लिए, तो वाजी नाम सातु पूजिता। तो कह रहे हैं वन मेथी है, कि वन मेथी के गुण वैसे तो मेथी से कम है, लेकिन वन मेथी घोड़ों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पारसिक वच गुणधर्मों में वचा के समान ही होती है, पर विशेष रूप से वाच शामक है। पारसिक वच गुण धर्म में वचा के समान ही है, पर विशेष रूप से वाच शामक है। तो याद रखोगे पारो का गम तो है ऊपर, पारसिक यवानी, मगर यहाँ है पारसिक वचा, तो ये वाच शामक है। तो रख के पूछेगा तद वातम हंति विशेषता किसके लिए कहा गया, तो पारसिक वचा के लिए। चलो कौन बता रहा है मुझे वचा का बॉटनिकल नेम? एकोरस कैलेमस थोड़ा एरेसी एकोरस फैमिली में कैलेमस। LMS. ठीक है बेटा, फ्लैग। अच्छी बात है। तो ऐसे ही धीरे धीरे याद करना शुरू कर दो, सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओगे महाभरी वचा, कुलिंजन के गुणधर्म भी वचा के समान ही होता है, मगर विशेष रूप से ये कफ कासनुत सुस्वरकर रोचक हृदय कंठमुख विशोधिनी है। तो महाभरी वचा, पहले तो इसका नाम याद रखो, इसी को कुलिंजन कहते हैं। आपको याद करने की तरीका मैंने ये बताया होगा कि कुल यानी सारा का सारा भर लिया, है ना, तो महाभरा, सारा भर लिया तो महाभरा, तो उसको कुल कह दिया कि कुल भर लिया हमने ऐसा करके। तो महाभरी वचा कुलिंजन, तो इसके गुणधर्म वचा के जैसे ही हैं, मगर विशेष रूप से ये कफ कासनुत, आवाज को अच्छा करने वाला है, सुस्वरकर रोचक है, हृदय कंठ और मुख का विशोधक। दीपांतर वचा विशेष रूप से फ्रंग रोग नाशक मानी गई है। दीपांतर वचा, तो दीपांतर वचा से क्या समझते हो बोलो? चीनी स्माइल एक्सचेंजर। Chini. क्लियर? Smile exchange. तो नहीं पता तो लिख सकते हो बेटा, दीपांतर वचा यानी चोप चीनी, वो फ्रंग रोग में यूज होती है चोप चीनी। स्माइलेक्स चाइना उसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो दीपांतर वचा विशेष रूप से फ्रंग रोग नाशक मानी गई है। नेक्स्ट आ जाओ हरिद्रा, तो हरिद्रा के चार भेद यहाँ बताए हैं। हरिद्रा, कपूर हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा। हरिद्रा, वन हरिद्रा, कपूर हरिद्रा और दारू हरिद्रा। देखते हैं। हरिद्रा के लिख रहे हैं त्वक दोष और मेहनाशक। हरिद्रा त्वक दोष और मेहनाशक, मेह यानी डायबिटीज की बात चल रही है, प्रमेह की। याद कैसे रखोगे? देखो, हल्दी का उपटन लगाया जाता है ना, लोग लगाते हैं हल्दी को, तो उस तरह याद रख लो कि त्वचा के लिए अच्छी होती होगी, इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो हरिद्रा त्वक रोग और प्रमेह इनको नष्ट करने वाला है। हरिद्रा आपने देखा ही होगा, अग्रे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, वहां बताया गया कि हरिद्रा श्रेष्ठ है प्रमेह को हरने में, तो इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट है कपूर हरिद्रा, पित्त हरण यानी पित्त को हरने वाला, मधुरा तिक्ता। तो जाहिर सी बात है, तीन रस होते हैं हमारे जो पित्त के अगेंस्ट काम करते हैं, बोलो कौन से हैं? मधुर मधुर, तिक्त अम्ल। कषाय। Madhur. क्लियर? और कषाय। चलो, Tikta Kashai. तो मधुर तिक्त लिखे हैं यहाँ, तो जाहिर सी बात है पित्त को हरने वाले होंगे। प्लस सर्व कंडु नाशिनी, कंडु को दूर करने वाला है। पता नहीं आप लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस में अगर देखा हो तो, कि जैसे किसी को स्केबीज हो जाती है, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मैं, मतलब लोगों ने मुझे बीच में एक बार स्किन के डॉक्टर के नाम से फेमस कर दिया था। हाँ, ठीक है ना, तो वो आके अपने आप बताते हैं कि हमने घर पे जो है कपूर लगाया था, लोग किसी ने बताया था देसी तेल के अंदर कपूर मिलाओ, यानी सरसों के तेल में, और उसको हम लगाते हैं, है ना, और गंधक मिला लिया, इस तरह की चीजें। तो कपूर लोग बहुत यूज करते हैं स्किन के लिए, ठीक है, जब इचिंग होती है मतलब, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि सर्व कंडु नाशिनी। बाकी पित्त को हरने वाला मधुर है और तिक्त है, कपूर हरिद्रा। नेक्स्ट आ जाओ वन हरिद्रा, तो कुष्ठ और वात रक्त नाशक। वन हरिद्रा कुष्ठ और वात रक्त नाशक, इसको याद कर लेना कि वन हरिद्रा जो है, वन हरिद्रा वा से शुरू होता है ना, वन हरिद्रा, तो वात रक्त को ही दूर करता है, तो वाह वाले ही रोग को दूर करता है, ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो वन हरिद्रा वात रक्त नाशक। नेक्स्ट है दारू हरिद्रा, तो हरिद्रा के समान ही है, मगर विशेष रूप से कर्ण और नेत्र रोग नाशक है। दारू हरिद्रा कर्ण और नेत्र रोग नाशक, देख लेंगे, ये लास्ट है क्योंकि हरिद्रा के प्रकार में। आगे चले, लहसुन सेवन काल में पथ्य क्या है? तो लहसुन खाते समय मद्य, मांस और अम्ल रस, ये चीजें पथ्य हैं, देख लोगे। लहसुन सेवन काल में अपथ्य क्या है? तो अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करना, व्यायाम करना, आतप धूप का सेवन करना,
दूध और गुड़ का प्रयोग करना। देखो सवाल यहाँ से नहीं पूछता, लहसुन का सवाल आता है कि इस कंडीशन में कहाँ लहसुन नहीं दोगे। तो आंसर लगवाता है पैक्टिक कंडीशन, तो लिख सकते हो चाहो तो पित्त और रक्त की दृष्टि और ग्रीष्म काल, इनमें नहीं देना है लहसुन। जैसे अभी जो मौसम आ रहा है गर्मियों का आने वाला है, यहाँ पे अवॉइड करता है। आगे चलिए, कस्तूरी के भेद। सर रिपीट कर दीजिए। बेटा पित्त और रक्त की कंडीशन जितनी भी है, पित्त की और रक्त की जो भी कंडीशन है प्लस ग्रीष्म ऋतु, इनमें नहीं दिया जाता लहसुन। सर और हमने शायद आपने शारंगर में बताया था ना कि अगर देना है ग्रीष्म में तो क्षीर से या किसी चीज से करेक्ट, घृत कुछ करेक्ट है। करके देना है हाँ करेक्ट है, वो वैसे भी लहसुन। और हाँ और नॉर्मली भी हम लोग यही करते हैं कि लहसुन शीरपाक या अर्जुन शीरपाक, तो उससे ये होता है जो हानिकारक प्रभाव है दूर हो जाते हैं द्रव्य के। तो वो तो एक अपवाद है, मतलब किस तरह देना है कोई पूछे, ये तो इंटरव्यू की बातें हो गई। लेकिन इन जनरल आपसे बात होगा तो आपको इन कंडीशंस में नहीं देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या देखेंगे, चलो टाइम खत्म हो रहा है, कोई सवाल है तो वो ले लेते हैं, 2 मिनट है हमारे पास।